हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। सो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वो बेसिक्स रहेंगे। चलेगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट को सीएसएफ का बैच है, आप बच्चे बैच को ले सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बैच में क्या क्या रहेगा आपका? तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, बाकी टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा डिस्कशन के लिए, करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन चलेगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, इस पे द टीचर सेड डैश एवरी डे। आपको देखना है ब्लैंक के अंदर क्या होगा। फिलिंग द के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपको इस ब्लैंक के अंदर फिल करना है। द सन विल राइज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, या फिर द सन rises at the east, या फिर the sun raises in the east। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं राइज की, ठीक है, एक होता है राइज जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है रोज एंड राइजन, और एक होता है रेज जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड और रेज्ड। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर मैं बात करूं राइज, रोज, राइजन, ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये आपकी कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, ठीक है। और रेज जो है ये आपकी कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है। अब जैसे हम बचपन से एक चीज देखते हैं, सूर्य उठते हैं, ठीक है, अपने आप, कोई और तो उसको उठाता नहीं है, ठीक है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, टीचर हमें बोलता था कि आंसर आता है तो आपको अपने हाथ को उठाना है। उठाना है, आप उठाने वाले, और किसको उठाते थे? हाथ को, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो जब सन की बात होगी तो यहाँ पे कभी भी रेज नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरा, आज भी सूर्य निकलते हैं, कहां से निकलते हैं? ईस्ट से। छिपते कहां पे है? वेस्ट में। सेट इन द वेस्ट और राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल की। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिवर्सल। और जो यूनिवर्सल होते हैं बच्चों, वो हमेशा लिखे जाएंगे प्रेजेंट इन डेफिनेट। वो हमेशा लिखे जाएंगे प्रेजेंट इन डेफिनेट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी प्रेजेंट इन डेफिनेट की बात करेंगे तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट इन डेफिनेट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट में लगाते हैं V1 में एस और ईएस। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वहां पे यूज होगा V1, ठीक है। तो सन कितने हैं? एक, तो इसीलिए हमें लिखना है राइजेस। और कहां पे? तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इन द ईस्ट। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। इफ आई फेल इन दिस एग्जामिनेशन आई शैल गिव द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दो पॉइंट आते हैं, एक टेक टेस्ट और एक गिफ्ट टेस्ट। एक टेक टेस्ट और एक गिफ्ट टेस्ट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, टेक टेस्ट और गिफ्ट टेस्ट की बात करें तो क्या डिफरेंस होता है टेक टेस्ट और गिफ्ट टेस्ट? यूजुअली टेक का मतलब होता है लेना और गिफ्ट का मतलब होता है देना। लेकिन जब हम कोई एग्जाम की बात करें, कोई टेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे उल्टा चलता है। आप स्कूल में जब टेस्ट देने जाते होंगे तो आप टीचर को टेस्ट पेपर देते नहीं, उससे लेते होंगे, और टीचर आपसे टेस्ट पेपर लेता नहीं, आपको देता है। तो यही यहाँ पे सेंस आता है। टेक टेस्ट जो होता है वो यूज होता है बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। बट जब मैं बात करूं गिफ्ट टेस्ट की तो यूज होता है ये बाय द टीचर्स। ये यूज होता है बाय द टीचर्स के लिए। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम टेक टेस्ट का यूज करते हैं जब भी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, और गिफ्ट टेस्ट का यूज करते हैं जब भी हम टीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे फेल कौन होगा? स्टूडेंट की बात हो रही होगी, फिर वही नेक्स्ट एग्जाम को देगा, तो यहाँ पे हम
गिव नहीं, टेक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टेक। और उसी के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। अब देखो, रिवर्स की बात हो रही है, एक होता है फ्लाई और एक होता है फ्लो। फ्लाई की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो फ्लू होती है, और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो फ्लॉन। और फ्लो की सेकेंड फॉर्म भी फ्लोट और थर्ड फॉर्म भी फ्लोट। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, और फ्लो की सेकेंड और थर्ड फ्लोट होती है। आपने देखा होगा, आप में से जैसे बॉयज होंगे उन्होंने कभी पतंग उड़ाई भी होगी। पतंग उड़ती भी है और पतंग उड़ाता भी एक बच्चा, ठीक है। यानी कि फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब भी है और ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ये इंट्रांजिटिव का काम भी करती है और ट्रांजिटिव। लेकिन जब मैं बात करूं यहाँ पे फ्लो की, तो उसका मतलब जैसे आप देखते होंगे महिलाएं जो होती हैं वो पानी बकेट में भरती हैं और बहाती हैं। रिवर में से पानी बह रहा होता है, तो सेम फ्लो के साथ होता है। फ्लो का मतलब इंट्रांजिटिव, बहना भी होता है और बहाना भी होता है। बहना भी होता है और बहाना भी होता है। वही सेम केस यहाँ पे यूज होता है। इतना समझ आ गया? अगर आप बात कर रहे हो रिवर्स की, तो रिवर्स के केस में आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी ओवरफ्लू का यूज नहीं करोगे। रिवर्स के केस में ओवरफ्लोड लिखोगे। क्या लिखोगे? ओवरफ्लो। जब भी रिवर वाटर की बात होगी तो फ्लोड का यूज होता है फ्लू का। रिवर कभी उड़ती नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वहां पे हम फ्लो का यूज करेंगे तो फ्लोड आ जाएगा सेकेंड फॉर्म। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन द स्ट्रीम वॉज ओवरफ्लोन। फिर वही वाला केस आ गया, स्ट्रीम की बात हो रही है, तो स्ट्रीम की बात हो रही है तो डेफिनेटली अगेन फ्लोड का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा? ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा सी। इतना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को पॉइंट समझ आ गया होगा। एज सुन एज शी ओपन द केजेस द वर्ड्स डैश। मतलब बात हो रही है जैसे उसने क्या करा, जो पिंजरे थे उनको खोला। अब चिड़िया क्या हो करेंगी, तो जो पक्षी होते हैं उनका काम है उड़ना, तो जैसे ही पिंजरा उनका खुलेगा तो डेफिनेटली वो उड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, जो भी काम बच्चों एक बार होगा, जो भी काम एक बार होगा वो आपका पास्ट में जाएगा। जो भी काम एक बार होगा वो पास्ट में जाएगा, ठीक है। अगर ओपन, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड। अगर खोला गया है पास्ट में, तो उनके उड़ने का जो काम होगा भी पास्ट में ही होगा। जो फ्लॉन है, अभी हम पीछे पढ़ कर आए, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज, हैव और हैड के साथ। हैज और हैव और हैड के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैज हैव है नहीं। फ्लाई V1 है, बात हो रही है ओपन की। फ्लाइज नहीं आ सकता, एसओरियस प्रेजेंट में आता है। हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, फ्लू, फ्लाई फ्लू, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट। द रिवर डैश इन द मॉनसून overflowed its bank, overflew its bank, overflows its bank या overflew its bank। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? रिवर। जब भी हम पानी की बात करेंगे, नदी की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, तो वहां पे कभी भी फ्लू नहीं आ सकता। फ्लू का मतलब उड़ने से है, और नदियां कभी उड़ती नहीं है, वो बहती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, एक ओवरफ्लोज और एक ओवरफ्लोड। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ये जो आई टी एपोस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब होता है इट इज, इट इज। जब हम फ्लो की बात कर रहे हैं तो उसके बाद हम इट इज लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो बैंक से पहले किनारा, नदी का जो किनारा होता है उसके लिए बैंक वर्ड का यूज होता है, ठीक है। तो बैंक्स की बात करें, नदी के किनारे की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हम कौन सा लिखेंगे? ITS। इट्स इज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव जो यूज होता है बिफोर आर नाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव जितने भी होते हैं ये नाउन से पहले यूज होते हैं। तो आप इसको इसके बेसिस पे भी चाहो तो एलिमिनेट
कर सकते हो, ठीक है। तो ये ITS एपोस्ट्रोफी के बेसिस पे ये भी गलत। हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा, ओवरफ्लोड इट्स बैंक, ओवरफ्लोड इट्स बैंक। इतना क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफिलियंट फैमिली। बहुत बार ये इसी को तो किस्मत कहते हैं कि जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, ठीक है, लेकिन जो उसकी परवरिश हुई है वो एक धनी परिवार वालों ने करी है, एक अच्छे परिवार में हुई है, ठीक है। तो ये किस्मत की बात होती है। जैसे आपने देखा होगा सलमान खान की जो सिस्टर है अर्पिता, उनके साथ भी वही केस है। परिवार जो जन्म हुआ है वो पता नहीं कैसा परिवार था, ठीक है, रोड पे मिली थी वो, बट उसकी जो परवरिश हुई है एक खान परिवार में हुई है, ठीक है। तो वही सेम केस है, पुअर पेरेंट्स ने जन्म देने का काम किया, ठीक है, लेकिन जो उसकी परवरिश हुई है वो कैसे परिवार में हुई है, एक पैसे वाली धनी परिवार में हुई है। अब ये जो बी और एन बॉर्न एन ई वाला है, क्या ये करेक्ट होगा? एक होता है बच्चों BEAR और एक होता है BORE और एक होता है BORNE। ये एन के साथ अगर ई आता है तो इसका मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को सहन करने की बात करो, सहन करना, बोलते ना मैं अब और ज्यादा इसको सहन नहीं कर सकती, किसी भी चीज को टॉलरेट करना, किसी भी चीज को टॉलरेट करना, ठीक है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। और एक होता है बियर, BEAR, जिसके सेकेंड फॉर्म BORE और थर्ड फॉर्म BORN, जन्म देने की बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन से वाला आएगा? BORN, बॉर्न। बी और एन के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। BORN के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। He was not able to adopt himself to the new environment of the hostel। बात बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे जो हॉस्टल का एनवायरमेंट है उसके हिसाब से ढालने की बात हो रही है कि वो उसके लायक नहीं था, कि वो उसके हिसाब से बदले, ठीक है। ये जो एडॉप्ट है ADOPT, इसका मतलब होता है गोद लेना। ये एक्शन वर्ड जरूर है और इसका मतलब होता है गोद लेना। जैसे बहुत सारे लोग हैं शादी नहीं करते, अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चों को, ठीक है। तो अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, और एक होता है ADAPT, अडाप्ट। अडाप्ट का मतलब होता है जब आप किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले, ठीक है, कि जैसा व्यक्ति है उसी के हिसाब से बन रहे, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालने का काम करते हो, तो ये अडाप्ट होता है, दैट इज ढाल लेना, ढाल लेना, ठीक है, ढाल लेने के लिए। अच्छा, गोद लेना एक्शन है तो ये भी वर्ब है, ढाल लेना ये भी एक्शन है, ये भी वर्ब है। और एक होता है ADEPT, ADEPT, ये अडैप्ट क्या है? ये अडैप्ट है जब हम किसी सब्जेक्ट को डेली बेसिस पर पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन हम उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जब आप किसी भी व्यक्ति के माहिर होने की बात करो, माहिर होना या फिर कुशल, यानी कि एक्सपर्ट, एक्सेल, और जो आपके बारे में बताया दैट इज एडजेक्टिव। ये किसका काम करता है? एडजेक्टिव। अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले EPT वाला हटा दो क्योंकि ढालने की बात हो रही है, और फिर दूसरा OPT वाला हटा दो, गोद लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो एक ही बचा, दैट इज एबल टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू। और ये अडेप्ट जो है ना, ये अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर आता है। अडेप्ट के साथ हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। ये हिमसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जो भी ढालने की बात, जो भी ढालने की बात कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग यूज होगा, तो ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ इज द करेक्ट। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। The reporter was unable to elicit information from the police। अब देखो यहाँ पे रिपोर्टर्स की बात कर रहे हैं, क्या किस चीज के लिए अयोग्य था? तो इंफॉर्मेशन कहाँ से? पुलिस से। अब देखो अयोग्यता निकलवाने की बात हो रही है, एक होता है एलिसिट, ELICIT, और एक होता है इलिसिट। अब ये इलिसिट और एलिसिट में क्या डिफरेंस है? एक में ई आता है और एक में आई आता है, ILLICIT, और एक ELICIT, इलिसिट एलिसिट। क्या डिफरेंस है? हम कोई काम जब कानून को ही अपने हाथ में ले लें, ठीक है,
तो इट मीन्स कोई काम हम कैसा काम करने जा रहे हैं, दैट इज गैर कानूनी, इलीगल वर्क, ठीक है, जो लीगल नहीं है। तो इलीगल के लिए हम लोग इलिसिट वर्ड को यूज करते हैं, जो आपके काम के बारे में बताए, दैट इज एडजेक्टिव, गैर कानूनी, ठीक है, इसका मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी। जब हम कोई गलत काम करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी भी, पकड़ेगी तो इन्फॉर्मेशन भी निकलवाएगी, बिल्कुल बात है। तो एलिसिट का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन निकलवाना, निकलवाना यानी कि एक्शन, एक्शन यानी कि वर्ब। मैंने आपको कई बार बताया कि बच्चों TO2 जब भी आएगा, ठीक है, ये मैंने टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में कराया हुआ CSF के बैच में, ठीक है। तो जब भी TO2 आता है तो वर्ब आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि एलिसिट की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है बच्चों, वो एलिसिटेड होती है, दैट इज ईडी। तो आपको ध्यान रखना है, टू के साथ हम लिखेंगे ELICIT, एलिसिट, ठीक है। टू आ रहा है तो टू के साथ वर्ब आएगी, वर्ब आएगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशनर की, हंग हिम टिल ही डाइड। अब आपने कई बार पढ़ा होगा हैंग हैंग, हैंग हैंग, हैंग हैंग की बात करें, ये क्या होता है, हैंग और हैंग फर्स्ट फॉर्म भी सेम होती है इनकी, और मैं बात करूं आईएनजी फॉर्म की तो इनकी आईएनजी फॉर्म भी सेम होती है। क्या होता है, हैंग और एक की सेकेंड और थर्ड हंग होती है, सेकेंड भी और थर्ड भी, और एक की सेकेंड और थर्ड हैंग होती है, सेकेंड भी और थर्ड भी, ठीक है। ये क्या होता है, हैंग और हैंग। अगर हम किसी को मारने की बात, जब तक वो मरा नहीं तब तक, तो यानी कि फांसी देने की बात हो रही है, तो जब फांसी देने की बात करते हैं तो हैंग्ड का यूज होता है, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। और हैंग हंग हंग कहाँ होता है, जब बात करते हैं लटकने की भी और लटकाने की। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में ब्लैक बोर्ड लटक रहे होते थे, लटक रहे हैं तो वो आपके इंट्रांजिटिव हो गए। अच्छा, वो खुद तो जाके लटके नहीं होंगे, किसी ने उनको लटकाने का भी काम किया होगा, तो यानी कि जब लटकाने की बात करें तो ट्रांजिटिव, यानी कि ये इंट्रांजिटिव भी होते हैं और ये ट्रांजिटिव भी होते हैं, ये इंट्रांजिटिव भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। इतना क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्म में यूज होते हैं, इंट्रांजिटिव फॉर्म में भी और ट्रांजिटिव फॉर्म में। हम बट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ये वाले हैंग की, क्योंकि मरा नहीं तब तक उसको लटका, मतलब फांसी देने की बात हो रही है, तो फांसी का मतलब होता है दैट इज हैंग, HANGD, हैंग। हम यहाँ पे हंग का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम हंग का यूज नहीं करेंगे। आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलेगा। रेगुलर जो क्लासेस है आप बच्चे लेते रहें, बाकी जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए CSF का, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। बैच के अंदर क्या क्या रहेगा, आपका रीजनिंग, GK, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, और इसमें कोर्स में क्या क्या आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, बाकी डेली करंट अफेयर, डाउट डिस्कशन एंड PYQs का डिस्कशन। क्लासेस अगर अच्छी लगती है तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे साथ जुड़े रहें स्टडी फंडा ऐप पर। और आज के लिए इतना रखें, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।